हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट कहें या फिर कहें एमसीक्यू ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पर हम जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज का यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है ये एमसीक्यू सीरीज़ की। और अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ आई बटन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। अब चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं कि हम यहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे उनका किस तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं। तो चलिए अपना मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बीच बीच में अगर अपनी एबिलिटी चेक करनी है तो आप बीच में इसको पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वोल्फगैंग फ्रेडमैन इन लीगल थ्योरी डिस्क्राइब लीगल थ्योरी एज, यानी कि वोल्फगैंग है, उन्होंने लीगल थ्योरी को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आपने है जो जूरिस्प्रूडेंस की फर्स्ट वीडियो यानी कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस या इसका ओरिजिन या इसके मीनिंग के बारे में जो हमने अपलोड की थी वो देखी होगी। उसमें हमने वोल्फगैंग फ्रेडमैन का जो जिक्र किया है कि किस तरह से सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो लीगल थ्योरी वर्ड है वो किसने यहाँ पर है जो प्रेजेंट किया था या यूज़ किया था, वो थे वोल्फगैंग फ्रेडमैन। तो इन्होंने अपनी जो लीगल थ्योरी की जो बुक थी उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था। तो उनके अकॉर्डिंग लीगल थ्योरी क्या है, क्या ये एक टेक्निकल थ्योरी ऑफ लॉ है या फिर नेगेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है या फिर नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ थ्योरी है या फिर ये एक पॉजिटिव स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ लॉ है। तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने अपनी उस बुक में लीगल थ्योरी में कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, यानी कि लीगल थ्योरी क्या है, वो क्या है, एक इवैल्यूएटिव एंड नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लॉ, यानी कि नॉर्मेटिव एंड इवैल्यूएटिव यानी कि यहाँ पर नॉर्मेटिव और इवैल्यूएटिव का है। तो यहाँ पर इवैल्यूएटिव वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि सी है इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि वो यानी कि किसको यहाँ पर फादर कहा गया है मॉडर्न सोशल जूरिस्प्रूडेंस का। तो वो क्या ईयरिंग को कहा है, ईयरलिच को कहा है, ड्यूगिट को कहा है या फिर हॉरियर को कहा है। तो यहाँ पर किसको यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न सोशल जूरिस्प्रूडेंस का कहा है, तो इसका राइट आंसर है इरविंग, यानी कि इरविंग को यहाँ पर सोशल जूरिस्प्रूडेंस का, मॉडर्न सोशल जूरिस्प्रूडेंस का फादर कहा है। हालांकि यहाँ पर जो ईयरलिच है वो भी सोशल जूरिस्प्रूडेंस से ही रिलेट करते हैं। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द यूगन ईयरलिच, यानी कि यूगन ईयरलिच के अकॉर्डिंग जो लीगल डेवलपमेंट का मेन सोर्स है वो क्या है, क्या वो सोसाइटी है या फिर जुडिशियल डिसीजन है या लेजिस्लेशन है या फिर वो जूरिस्टिक साइंस है। तो यहाँ पर जो ईयरलिच हैं उन्होंने एक लाइन बोली है कि जो रियल सोर्स ऑफ लॉ है वो नॉट अ स्टैट्यूट और रिपोर्ट केसेस, बल्कि ये क्या है, एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर रियल सोर्स ऑफ लॉ या लीगल डेवलपमेंट कहा है। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पाउंड के अकॉर्डिंग, पाउंड की जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट क्या है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ अ स्टेट एज सच इज, वो क्या है, क्या वो एक प्राइवेट इंटरेस्ट है, क्या वो एक सोशल इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट है या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जो पाउंड है उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी के अंदर ये जो कुछ क्लासिफिकेशन की है इंटरेस्ट की, उसके अंदर उसने इंडिविजुअल के लिए प्राइवेट इंटरेस्ट बोला है, सोशल इंटरेस्ट बोला है स्टेट के लिए, नहीं सॉरी सोसाइटी के लिए, और पब्लिक इंटरेस्ट बोला है, वो बोला है स्टेट के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टेट का जो प्रिजर्वेशन है, इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट है, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट उसको बोला है पाउंड ने अपनी क्लासिफिकेशन में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो जर्नल जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, फिलोसफी ऑफ, किस चीज़ की फिलोसफी है, वो क्या कंक्रीट लॉ की है, पॉजिटिव लॉ की है या एब्सोल्यूट लॉ की है या फिर एब्स्ट्रैक्ट लॉ की है। जैसा हम सभी जानते हैं कि ऑस्टिन है जो पॉजिटिव लॉ की ही बात करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर एनालिटिकल स्कूल के अंदर इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव लॉ के बारे में ज़्यादातर कहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सोशल इंजीनियरिंग का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है वो किसने दी है, रोस्को पाउंड ने।
तो उन्होंने क्या कहा है इसको, क्या वो एक सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स है जो कि मोर वैल्यूएबल है, या फिर एक तरह का वे है ऑफ गोइंग लीस्ट फ्रैक्शन और लीस्ट लेस वेस्ट, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट्स है, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट्स विद लीस्ट फ्रिक्शन एंड लीस्ट वेस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग की जो थ्योरी है उसको डिस्क्राइब करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस को एज ए फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने डिफाइन किया है? क्या वो ऑस्टिन ने किया है, या हॉलैंड ने किया है, या सालमन ने, या फिर हॉब्स ने? तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑस्टिन है जो इन्होंने जो जूरिस्प्रूडेंस को एज ए पॉजिटिव लॉ के तौर पर डिफाइन किया है, लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, इस तरह से कुछ डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस को। इसके अंदर उन्होंने जनरल और पार्टिकुलर इस तरह से कुछ क्लासिफिकेशन भी की है। उसके बाद में जो हॉलैंड आते हैं उन्होंने यहाँ पर है जो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है वो जूरिस्प्रूडेंस को कहा है। सालमन की बात करें तो वो इसको साइंस ऑफ लॉ कहते हैं। जैसे लॉ क्या है, लॉ एक जैसे कि लॉ ऑफ लैंड या फिर सिविल लॉ, तो इस तरह से यहाँ पर जो सालमन ने वो यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि हॉलैंड है उन्होंने यहाँ पर फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि सालमन ने है जो लॉ को डिवाइड किया है 2 क्लासेस के अंदर, वो कौन कौन सी क्लासेस हैं? कोडिफाइड, अनकोडिफाइड सोर्सेज, या फिर फॉर्मल सोर्सेज, या फिर इनफॉर्मल, या फिर जेनरिक और स्पेसिफिक, या प्राइवेट और पब्लिक सोर्स। कौन सी क्लासिफिकेशन है सालमन के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर सालमन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी वाली जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक है, वो की गई है सालमन के द्वारा 2 क्लासेस ऑफ द लॉ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि पॉन्ड ने है वो गुड फेथ के ऊपर जो दबाव है वो कौन से पोस्टुलेट के अंदर कहा है, जुरल पोस्टुलेट के अंदर? क्या वो 4th में कहा है, या फिर 2nd में कहा है, 3rd में कहा है, या फिर 5th में? कौन से पोस्टुलेट में गुड फेथ की बात की गई है? तो यहाँ पर जो पॉन्ड के द्वारा यहाँ पर 5 पोस्टुलेट हैं वो दिए गए हैं जिनके अंदर अलग अलग डिस्कशन की गई है। ये हम अपनी जो पॉन्ड के रिगार्डिंग जब सोशल इंजीनियरिंग की या उसकी बातें वो वीडियो बनाएंगे उस टाइम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जैसे एज ए जर्नल देख लेते हैं कि क्या कहा, कौन से इस पोस्टुलेट के अंदर गुड फेथ के बारे में कहा गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जोरल पोस्टुलेट 3 है उसके अंदर यहाँ पर गुड फेथ की बातें कही गई हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रोस्को पॉन्ड ने इनडायरेक्टली टॉक्स अबाउट किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की इंटरेस्ट के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ लाइबिलिटी है किसी टेक केयर की, किसकी? बहुत है इन दोनों की, जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। वो कौन से पोस्टुलेट के थ्रू कही है यहाँ पर? क्या वो पोस्टुलेट 1 और 2 के द्वारा है, या फिर 1 और 3 के द्वारा है, या फिर 2 और 3 के द्वारा है, या फिर 2 और 4 के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर जो पोस्टुलेट 3 है वो तो हमने देख लिया, गुड फेथ की बात कर। तो यहाँ पर जो इसकी बात की गई है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में, यानी कि लेबर के बारे में वो बात करते हैं। एक तो आता है 2nd पोस्टुलेट के अंदर और एक आता है 4th पोस्टुलेट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो वो इसका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर पॉन्ड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है वो यहाँ पर 2nd और 4th पोस्टुलेट के अंदर बात की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसके अंदर कुछ मैच करने हैं, यानी कि ये कुछ स्कूल्स हैं और ये कुछ दिए गए हैं जूरिस्ट, यानी कि कौन सा जो स्कूल है वो कौन से जूरिस्ट से रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो कौन से जूरिस्ट से रिलेट करता है। तो इस सोशियोलॉजिकल के जूरिस्ट की बात करें तो इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे वो यहाँ पर है नहीं, रोस्को पॉन्ड है, रुडोल्फ इयरिंग है, ईयरलिच है, तो ये डुगिट है। ये कुछ सोशियोलॉजिकल जो स्कूल है उसके यहाँ पर जूरिस्ट है। तो सबसे पहला हो गया ये 1 नंबर के साथ में, यानी कि पॉन्ड यहाँ पर है। दूसरा आता है हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर कौन कौन है? सेविंगनी है, हेनरी मैन है, पुस्ता है। तो ये कुछ जूरिस्ट हैं वो हिस्टोरिकल स्कूल के हैं। तो यहाँ पर सेविंगनी है वो 2nd में आते हैं। और फिर आते हैं फिलोसफिकल स्कूल, यानी कि नेचुरल लॉ स्कूल की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं प्लूटो, अरिस्टोटल, स्टोइक,
थॉमस होब्स, सोक्रेटिस, ग्रोटियस, जॉन लॉक या और भी बहुत सारे जैसे कैंट है, स्टेमलर हैं, खोलर हैं, जॉन राउल है। तो ये बहुत सारे जो नेचुरल लॉ के जुरिस्ट हैं। तो इनमें से जैन जो कैंट है वो भी एक फिलोसफिकल स्कूल है उसके जुरिस्ट हैं। उसके बाद में एनालिटिकल, इसका तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, यानी कि जो जॉन ऑस्टिन है वो यहाँ पर एनालिटिकल स्कूल के लिए फेमस है, यानी कि फादर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल इनको कहा जाता है। और जर्मी बेथम भी एनालिटिकल स्कूल से ही बिलोंग करते हैं। कैल्सन और हार्ट ने भी यहाँ पर एनालिटिकल स्कूल के अंदर ही कुछ अपने कंसेप्ट दिए हैं, प्योर थ्योरी हो गया या कंसेप्ट ऑफ लॉ हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1 2 3 4 ABCD के सामने वाले। आई होप कि यू गॉट इट दिस। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि वन ऑफ इनमें से, अब ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक असेंशियल नहीं है एक कास्ट को कास्ट प्रूव करने के लिए? क्या वो सर्टेनिटी है, क्या वो रिटर्न कास्ट होनी चाहिए, या फिर पीसएबल इंजॉयमेंट है, या फिर कंसिस्टेंसी है? तो अब कस्टम वाली हमने वीडियो बना रखी है, वो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हो। उसके अंदर हमने कस्टम के बारे में एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस किया है। उसके अंदर उसके असेंशियल्स, हिस्ट्री वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर कस्टम के जो चैप्टर के अंदर आती है वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था कि सर्टेनिटी होनी चाहिए एसेंशियल के अंदर, पीसएबल इंजॉयमेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक कस्टम को कस्टम वैलिड कस्टम होने के लिए। लेकिन यहाँ पर रिटर्न कस्टम होना कहीं पर भी एसेंशियल के तौर पर नहीं माना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम टू डिसाइड द रीजनेबलनेस ऑफ ए कस्टम इज, टाइम क्या है, यानी कि वो कब से चली आ रही है कस्टम। तो उस टाइम के बारे में क्या कहा गया है कि क्या वो टाइम ऑफ उसकी इंटरप्रिटेशन का है जो कि कोर्ट के द्वारा की गई है, या फिर टाइम ऑफ इट्स टर्निंग फ्रॉम यूजेस, यानी कि वो यूजेस से लेकर के कस्टम में टर्निंग का जो टाइम है क्या वो है, या फिर उसके ओरिजिन का टाइम है, या फिर टाइम ऑफ कोडिफिकेशन है, या फिर कस्टम को कोडिफाई करने का वो टाइम है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो राइट टाइम है उसकी रीजनेबलनेस को डिसाइड करने के लिए वो है टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, नीचे अभी आएंगे अभी, जो उनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है हिस्टोरिकल व्यू ऑफ कस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। सबसे पहली क्या है कि कस्टम इज पर से लॉ, कस्टम अपने आप में लॉ है। क्या ये ट्रू है या नहीं है? क्या हिस्टोरिकल व्यू सपोर्ट वेहेमेंटली दैट ए कस्टम लैक नेशनल कैरेक्टर, क्या ये वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है? क्या वैलिडिटी ऑफ कस्टम है वो डिपेंड नहीं करती ऑन दी अप्रूवल ऑफ द जज, या फिर जो स्टेट के पास कोई पावर नहीं है अबाउट द कस्टम? तो इनमें से कौन सा है वो ट्रू नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हिस्टोरिकल व्यू है कि कस्टम के अंदर लैक ऑफ नेशनल कैरेक्टर की जो सपोर्ट है वो वाला जो ऑप्शन है बी नंबर का, वो यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि वो क्या है? ट्रू नहीं है हिस्टोरिकल व्यू ऑफ कस्टम के बारे में। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट आर, क्या है वो बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। बी क्या कहता है कि बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको उन्होंने कंसेंट दी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसकी जुरिसडिक्शन के अंदर उन सभी के ऊपर है जो डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट है वो अप्लाई होगा, वो बाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि इनमें से कौन सा इंग्लिश जूरिस्ट है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस का जिसने प्रोपाउंड की है जनरल थ्योरी ऑफ अ ग्रोथ एंड द चेंज ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द अर्लियर पीरियड ऑफ मॉडर्न लेसिस फेयर पीरियड से। तो वो कौन से जूरिस्ट है यहाँ पर? क्या वो मॉन्टेस्क्यू है, सेविक्स हैं, या फिर मेन है, या ईयरलिच है? तो कौन से हैं वो जूरिस्ट? वो हैं मेन, यानी कि मेन यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश जूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसको जनरल थ्योरी की या फिर ग्रोथ, जनरल थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड द चेंज ऑफ द सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बताया है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17। एक डिसीजन है हायर कोर्ट के द्वारा
दिया गया उसका बाइंडिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इवन इफ इट वाज गिवन इन द इग्नोरेंस ऑफ द स्टैट्यूट और अ रूल हैविंग फोर्स ऑफ द स्टैट्यूट। क्या ये इसका आंसर है, या फिर एक इग्नोरेंस है वहाँ पर उस स्टैट्यूट की जिसके कोई वेटेज नहीं है, या फिर डिसीजन जो कि इंक्लाइन टू आर द पब्लिक वेलफेयर की तरफ से हैं, या फिर ओनली अगर वो नॉट गिवन इन द इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट, या फिर नन ऑफ द अबव इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी चीज़ है वो बाइंडिंग इफेक्ट है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया कि इरविंग प्रोपाउंड थ्योरी ऑफ, इरविंग ने किस चीज़ की थ्योरी है वो प्रोपाउंड की है, क्या वो कम्युनल यूटिलिटेरियन की है, या फिर क्लासिकल यूटिलिटेरियन है, या सोशल यूटिलिटेरियन है, या इंडिविजुअल यूटिलिटेरियन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशल यूटिलिटेरियन की थ्योरी यहाँ पर है जो प्रोपाउंड की गई है बाय द इरविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इरविंग जब एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द इंडिविजुअल पर्पज और सोशल पर्पज की, तो यहाँ पर स्टेट को कौन सा जो प्रोटेक्ट करना चाहिए, और फर्दर वो उसे क्या करना चाहिए कि सोशली डिकम्डेड इंडिविजुअल पर्पज, क्या सोशली उसको इंडिविजुअल पर्पज को देखना चाहिए, या फिर अकेला इंडिविजुअल पर्पज, या फिर सोशल पर्पज, या फिर ए बी और सी दोनों के दोनों ऑन दी बेसिस ऑफ द हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशल जो पर्पज है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि ये जो लिस्ट दी गई है दो, इनको यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर कुछ लैटिन वर्ड दिए गई हैं, टर्म दी गई हैं, उनका यहाँ पर मीनिंग बताना है कि कौन सा है यहाँ पर राइट मीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जोर और जुरिस्ट। जैसा कि जुरिस्प्रूडेंस का जैसे हम ओरिजिनल वाली वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस किन दो वर्ड से मिला है, तो वहाँ पर प्रूडेंसिया और जुरिस का जो जिक्र आता है। तो यहाँ पर जुरिस का मतलब क्या माना गया था कि वो जुरिस का मतलब है लॉ, और प्रूडेंसिया का मतलब क्या होता है स्किल और नॉलेज, ठीक है। तो उसके बाद में थर्ड वर्ड आता है रेट्स फिलोसफी, इसका मतलब है फिलोसफी ऑफ राइट। फिर मोक्षा की बात आती है तो वो क्या है सेलिब्रेशंस। तो यहाँ पर इस तरह से इसके जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस में इसके राइट हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है जो वो है इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थ्योरी ऑफ रोस्कोपोंड वो किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ रोस्कोपोंड क्या उसको फिलोसफिकल स्कूल कहा जाता है, या फिर फंक्शनल स्कूल कहा जाता है, या इंजीनियरिंग स्कूल, या फिर एनालिटिकल। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग स्कूल जैसा कुछ भी नहीं है, हाँ फंक्शनल स्कूल का जरूर जिक्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी ज़रूर है यहाँ पर रोस्कोपोंड की, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल स्कूल देखने वाली भी बात है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर फंक्शनल स्कूल है, वो हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द पॉन्ड के अकॉर्डिंग जो टॉक ऑफ लॉ है वो क्या है, क्या वो सोशल सॉलिडेरिटी है, क्या वो सोशल इंजीनियरिंग है, या फिर सोशल कमिटमेंट है, या फिर सोशल यूटिलिटेरियन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पर उसको पॉन्ड ने कहा है। सोशल सॉलिडेरिटी है वो शायद आई थिंक डुगिट के द्वारा दी गई है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि किसने नेचर ऑफ मैन है उसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ रिगार्ड किया है, किसने कंसिडर किया है मैन के नेचर को, क्या वो डेल वेंचियो है, कीटोन है, या फिर सालमन है, या इरविंग है। तो इनमें से कौन से जूरिस्ट हैं जिन्होंने ये बात कही है, वो हैं डेल वेंचो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है वो किस तरह से रिगार्ड किया जाता है एज ए मैन ट्राइंगल ऑफ लॉ के, किसके, इंग्लैंड के, और ये बात किसके द्वारा की गई है, चीफ जस्टिस कुक के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखने वाली क्या है कि कि किसके द्वारा कही गई है ये, या मेन ट्राइंगल ऑफ लॉ क्या है, तो वो किसे कहा गया है, किन के द्वारा कहा गया है, वो है क्या वो रिलीजियस प्रोनाउंसमेंट है, या फिर लेजिस्लेशन है, या फिर कस्टम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में यानी कि सी फॉर कस्टम्स हैं उनको यहाँ पर मेन ट्राइंगल कहा है ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड को, ये कहा गया है कुक के द्वारा, यानी कि चीफ जस्टिस कुक के द्वारा।
इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट जो कि अभी आने वाली हैं उनमें से कौन सी ट्रू नहीं है अबाउट द कन्फर्मिटी ऑफ कस्टम, कस्टम की कन्फर्मिटी के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। क्या फर्स्ट क्या है कि इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द पब्लिक पॉलिसी, सेकंड क्या है कि इट शुड बी कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूटरी लॉ, थर्ड क्या है कि इंग्लैंड के अंदर जो कस्टम है उनको रिकॉग्नाइज किया विल बी रिकॉग्नाइज की जाती हैं अगर वो कब भले ही वो कन्फ्लिक्ट में है विद सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन लॉ, क्या ये वाली ट्रू नहीं है, या फिर कस्टम मस्ट नॉट बी इन कन्फ्लिक्ट विद द कस्टम। तो यहाँ पर जनरल सी बात है कि पब्लिक पॉलिसी की कन्फर्मिटी है वो सही है, स्टैट्यूटरी लॉ वो भी सही है, और कस्टम है वो कस्टम के ही कन्फ्लिक्ट में नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 26 क्या कहता है कि इनमें से कौन से लॉ के अंदर है जो पुनिशमेंट को है दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। दो क्लासेस कौन सी हैं, हद एंड ताजीर। वो कौन से लॉ के अंदर है, क्या वो हिंदू लॉ में है, मोहम्मदन लॉ में है, ब्रिटिश लॉ में है, या क्रिश्चियन लॉ के अंदर है। जैसा कि ऑप्शन में देखा जा सकता है कि जो मोहम्मदन लॉ है उसके अंदर है जो पुनिशमेंट को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया है कि नेचुरल लॉ क्या है, क्या वो एक स्टेट लॉ है, क्या एक लॉ है जो कि ड्राइव्ड है फ्रॉम द हायर एंड एस्पायरेशनल प्रिंसिपल या वैल्यू से, या फिर एक फिलोसफी है जो कि डेवलप हुई है फ्रॉम द रिलीजियस आइडिया से, या फिर प्रीमोनेटरी नॉर्म्स हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, राइट ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो लॉ हायर और एस्पिरेशनल प्रिंसिपल और वैल्यू से ड्राइव हुआ है वो यहाँ पर नेचुरल लॉ माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट करता है थॉमस एक्विनस की जो पोजीशन है इन रिलेशन टू द आइडिया ऑफ कंसेप्ट, आइडिया या जो कंसेप्ट है किसका, ऑफ अनजस्ट स्टेट लॉ का, वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है। क्या वो फर्स्ट ऑप्शन है एन अनजस्ट लॉ इज स्टिल अ लॉ एंड हैंस इज स्टिल बाइंडिंग, क्या ये है, या फिर अनजस्ट लॉ शुड बी अवॉइडेड एट ऑल एनी कॉस्ट, या ये है, या फिर थर्ड जो कि पीपल कैन चूज वेदर और नॉट टू बी ओबे एन अनजस्ट लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट वुड बी क्रिएट सोशल डिसऑर्डर, क्या ये है, या फिर फोर्थ नंबर वाला जिसमें कहा गया कि अनजस्ट लॉ इज ए नॉट लॉ और नॉट बाइंडिंग। तो यहाँ पर ये कुछ लॉजिकल सा लगता है, यानी कि कोई जो अनजस्ट लॉ है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए और ना ही वो बाइंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, इस आधार पर हम राइट कह सकते हैं, यानी कि राइट है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहता है कि व्यू क्या है कि दैट जज डिक्लेयर लॉ है एंड डू नॉट मेक देम, यानी कि जज है वो डिक्लेयर करते हैं लॉ, उसको बनाते नहीं हैं, इज़ नॉट एंटरटेन बाय। ये जो व्यू हैं किसके द्वारा कहे गए हैं, वो क्या ब्लैकस्टोन थे, मैथ्यू थे, या कुक थे, या फिर ग्रे थे, ये कौन से कौन थे वो थे ग्रे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ग्रे ने ये बात है वो कही है कि जज है वो डिक्लेयर करते हैं लॉ, न कि लॉ को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ हैं जूरिस्ट के नाम और एक तरफ हैं कुछ थ्योरी कहें या कुछ ऑर्डर कहें या उनके द्वारा दिए गया कोई कंसेप्ट है। तो इनको मैच करना है कि कौन से जूरिस्ट ने कौन सी थ्योरी या कौन सा कंसेप्ट दिया है। तो सबसे पहले आता है थॉमस एक्विनस। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी की है, ये कहते हैं थर्ड नंबर वाली, यानी कि डिक्टेट्स ऑफ रीज़न के बारे में। सेकंड हमें जैसे जॉन ऑस्टिन का सबको पता होता है, तो ये होता है कौन सा है, कमांड। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि बी ऑप्शन है, इसके अंदर जो कमांड थ्योरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर इस आधार पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैल्सन का हमें प्योर थ्योरी के बारे में पता है, यानी कि कैल्सन ने नॉर्मेटिव नॉर्म्स के बारे में या सुपीरियर नॉर्म है क्या है उनके बारे में बताया। तो इसके अंदर इसका नॉर्मेटिव ऑर्डर का कुछ कंसेप्ट हमें समझ में आता है, तो यानी कि सी के सीध में है ए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी
यहाँ पर निकल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और डी रॉवल का इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो दी गई है इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। केल्सन के लिए यहाँ पर नॉर्म का क्या मीनिंग है? क्या वो रूल ऑफ बिहेवियर है, सिविलाइजेशन है, कंडक्ट है या रूल ऑफ लॉ है? कौन सा है यहाँ पर केल्सन के लिए? केल्सन के लिए यहाँ पर रूल ऑफ कंडक्ट है, वो क्या है? नॉर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। केल्सन के अकॉर्डिंग जो लॉ है कंसिस्ट ऑफ कंडक्ट है या फिर नॉर्म है या फिर कमांड है, वो उसकी जो वैलिडिटी है जो कि डिपेंड किसके ऊपर करती है? क्या वो पॉजिटिव नॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है या सुपीरियर नॉर्म ऑफ ग्राउंड नॉर्म की बात है या फिर क्वालिटेटिव नॉर्म है या फिर एक्सीलेंट नॉर्म है? तो यहाँ पर इसका जो केल्सन की बात करते हैं तो वहाँ पर सुपीरियर नॉर्म या ग्राउंड नॉर्म की बात जो बार बार की जाती है जो कि सबसे ऊपर माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ऑप्शन आने वाले हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है यानी कि नॉट ट्रू। फर्स्ट क्या है कि कंटिन्यूस है कि वो एक एसेंशियल फीचर नहीं है कस्टम का, ये ट्रू नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस वो एसेंशियल फीचर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमें जनरल दिख रहा है। सेकंड क्या आता है कि कंटिन्यूस नहीं है वो नेसेसरी है, ये बात सही है। थर्ड क्या आता है कि इंटरप्शन राइज ए प्रजम्पशन अगेंस्ट द कस्टम, यानी कि किसी भी कस्टम के अंदर उसकी कंटिन्यूसी के अंदर कोई इंटरप्शन आ रहा है तो वो यहाँ पर उसके खिलाफ एक प्रजम्पशन जो राइज करता है। और फोर्थ क्या कहता है कि इंटरप्शन पीरियड है उसको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए, यानी कि कितने टाइम तक कस्टम है वो इंटरप्टेड रही है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बचता है जो कि सही नहीं है यानी कि ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34। इसमें क्या कहा गया है कि रूल है रीजनेबलनेस के रिगार्डिंग, वो क्या है कि एक कस्टम विल बी एडमिटेड इफ रीजनेबल। यहाँ पर उसका कहने का मतलब क्या है कि कस्टम अगर रीजनेबल है तो एडमिटेड नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ पर रूल क्या है रीजनेबलनेस के रिगार्डिंग, वो क्या है कि कस्टम तब एडमिट की जाएगी जब वो अनरीजनेबल नहीं है, यानी कि वो अनरीजनेबल नहीं है। रीजनेबल का यहाँ पर फंडा नहीं है, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए कस्टम। तो ये किसके द्वारा कही गई है? क्या वो हॉलैंड ने कही है, हॉब्स ने कही है या एलन ने या फिर ऑस्टिन ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलन ने है जो ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कहा गया है कि कस्टम है वो लॉ नहीं है जो कि जब तक कि वो अप्रूव्ड नहीं होती बाय द जजेस। ये किसने कहा है? ये कौन से जूरिस्ट हैं? क्या सेविंगनी ने, पुश्ता ने, ग्रे ने या फिर हैगल ने? ये कौन से जूरिस्ट ने कही है बात? ये कही है ग्रे ने। ग्रे के द्वारा ये जो है लाइन वो कही गई है कि कस्टम तब तक है जो लॉ नहीं होती जब तक कि वो जजेस के द्वारा प्रूव नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। किसने कहा है? ये किसने कहा वाले क्वेश्चन नेट के एग्जाम में काफ़ी सारे आते हैं, इसलिए हम बार बार यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कि कस्टम क्या है? एक बैज है, नोट अ ग्राउंड ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से जूरिस्ट ने कही है? हैगल, सेविंगनी, पुश्ता या हॉलैंड? कौन से जूरिस्ट है जिन्होंने ये बात कही है? ये कही है सेविंगनी ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्या यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 37। इसमें क्या कहा गया कि कंसेप्ट है लिविंग लॉ का। तो इसमें लिविंग लॉ क्या है कि फैक्ट है वो जो कि गवर्न करते हैं सोशल लाइफ को। ये किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर लिविंग लॉ है वो क्या है? ये जो कि गवर्न करते हैं किसको? सोशल लाइफ को। ये किसने कहा है? डुगिट, एगन एयरलिच, इरविंग या पुश्ता? कौन से जूरिस्ट ने कही है ये वाली बात? ये वाली बात कही है यूगन एयरलिच ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। यूगन एयरलिच की जो अप्रोच है इस टर्म्ड एज, उसको क्या नाम दिया गया है? बाय दी एलन। एलन ने उसको क्या नाम दिया है? क्या सोशल हिस्टोरिज्म का है या फिर स्ट्रगल ऑफ फैक्ट दैट फैंसी का है या फिर अनप्रेसिडेंट जूरिस्प्रूडेंस या फिर मेगालोमैनिक जूरिस्प्रूडेंस का है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी वाला है इसका राइट आंसर है। इस नाम
ये जो टर्म है यूगन एयरलिच की अप्रोच को दिया है बाय दी एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39 कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि अभी आने वाली है वो ट्रू है अबाउट द डिवीजन ऑफ सोर्स ऑफ लॉ बाय द सालमेंट। सालमेंट के द्वारा जो सोर्स ऑफ लॉ का डिवीजन किया गया है, मटेरियल वगैरह जो भी है, आप सोर्स ऑफ लॉ की वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हैं जो कि आई बटन में मिल जाएगी आपको। तो वो कौन सा है कि लॉ ड्राइव इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ, द matter from which the law is composed of is derived from the material source of law। यानी कि जो मैटर कंपोज क्या है, लॉ को कंपोज किया है, उसकी फोर्स है वो मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ से आई है, या फिर ए और बी दोनों फॉल्स हैं, या फिर ए और बी दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो लॉ है फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ से भी अपनी वैलिडिटी है वो ड्राइव करते हैं, और जो मैटर है जिससे लॉ कंपोज हुआ है वो कहाँ से ड्राइव्ड है? वो मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ से ड्राइव्ड है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर कीटोन ने क्लासीफाई किया है सोर्स ऑफ लॉ को, कौन किसके अंदर क्लासीफाई किया है? क्या बाइंडिंग सोर्स एंड परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ, या फिर रियल सोर्स ऑफ लॉ एंड द इमेजिनरी सोर्स ऑफ लॉ, या फिर दोनों के दोनों, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं? तो यहाँ पर कीटोन ने कैसे क्लासीफाई किया है इसको? ऑप्शन नंबर ए के थ्रू, यानी कि बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ एंड परसुएसिव सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर कीटोन ने जो लॉ को सोर्स ऑफ लॉ को क्लासीफाई किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। कस्टम क्या है? एक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, बल्कि ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट है जितनी भी साउंड लेजिस्लेशन है उनकी। ठीक है, क्या है ये? सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बल्कि क्या है? एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। तो ये बात किसने कही है? कौन से जूरिस्ट ने कही है? क्या वो पुश्ता ने कही है, हैगल ने कही है, हॉलैंड ने कही है, या ग्रे ने कही है? कौन से जूरिस्ट हैं जिन्होंने ये बात कही है? तो वो कही है पुश्ता ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में सर एडवर्ड कुक की बात कही है कि उनके अकॉर्डिंग मॉस है वो कौन थे? क्या वो फर्स्ट लॉ रिपोर्टर थे, फर्स्ट जूरिस्ट थे, या फिर फर्स्ट इंटरनेशनल लॉयर थे, या फिर हेड ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंग्लैंड थे? तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग मॉस क्या थे? एक लॉ रिपोर्टर थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में एक यहाँ पर मैगजीन दी गई है लैटिन लैंग्वेज में। जस्टेनियंस डिक्टम नॉन एग्जाम्पलिस सेड लेगिबस इंडिक्टम एस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट एंड नोशन लॉ, या फिर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द लॉ एंड नॉट ऑन प्रेसिडेंट, या फिर ये बेस्ड होना चाहिए ऑन अ लॉ एज वेल एज प्रेसिडेंट्स के ऊपर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? राइट आंसर। यानी कि डिसीजन है वो लॉ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, न कि प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि जैक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि इट वॉज मच लेटर, ये बहुत ही बाद में था। क्या कि जो आइडिया ऑफ पनिशमेंट है वो अपीयर्ड हुआ। टू बिगिन विद द ओनली आइडिया ऑफ लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग वाज द टर्म ऑफ मनी विच वाज नाउन एज, जो कि किस नाम से जाना जाता था? वो क्या था? आइडिया ऑफ पनिशमेंट क्या हुआ था? बाद में आया था, लेकिन उससे पहले जो रॉन्ग के लिए इन टर्म ऑफ मनी के थे वो किस नाम से जाना जाता था? चुकची, टोर्ट, वर्गिल्ड, या फिर क्राइम। उसे किस नाम से जानते थे? वो था सी नंबर वाला, वर्गिल्ड नाम से उसे जानते थे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग जो लाइंस हैं सही हैं वो क्या है? एक एग्जाम्पल नहीं है। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कौन सी है? ये बदले के लिए बदला, सेम टू सेम, यानी कि आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ एंड लिम फॉर ए लिम, यानी कि जो चीज़ का नुकसान हुआ है उसके बदले में सेम वही चीज़। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक कैरेट एंड ए स्टिक। यहाँ पर जो ये है, जैसे आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर एलिमिनेशन के थ्रू, यहाँ पर क्या है? आई फॉर आई,
टूथ फॉर टूथ, लिम्ब फॉर लिम्ब। तो यहाँ पर कैरेट के फॉर कैरेट होता तो यहाँ पर सही होता, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि थ्योरिस्ट है जून रावल, उनका वर्क है, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए फॉलिंग विद इन विच द फॉलोइंग जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच या स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। किस तरह से उसको हम डिस्क्राइब करें कि वो यहाँ पर आता हो। क्या वो एक पोस्ट मॉडर्नाइज्म है, क्या वो एक पोस्ट मॉडर्निज्म है, क्या वो लिबरल पॉजिटिविज्म है, क्या वो लीगल पॉजिटिविज्म है, या फिर रेस थ्योरी है। किस नाम से उसे हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बी वाले ऑप्शन से, यानी कि लिबरल पोस्ट पॉजिटिविज्म से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या कहता है कि ये जो जुडिशियल डिसीजन है वो क्या है, प्रिंसिपल है एंड द मोस्ट अथॉरिटेटिव एविडेंस है जो कि दिए जा सकते हैं ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए कस्टम एज सेल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ए कॉमन लॉ। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया है ब्लैकस्टोन के द्वारा, या फिर लॉर्ड एसर के द्वारा, या फिर स्क्रूटो एलजे के द्वारा, या फिर बेंथम के द्वारा। ये कौन से जूरिस्ट के द्वारा है जो कही गई है, ये कही गई है ब्लैकस्टोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है वो एक एग्जाम्पल नहीं है क्रिटिकल लीगल थ्योरी का। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। क्या वो फेमिनिज्म नहीं है, रेस थ्योरी, लीगल रियलिज्म, या फिर पोस्ट मॉडर्नाइज्म। कौन सा है वो एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर जो लीगल रियलिज्म है वो यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है किसका, क्रिटिकल लीगल थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, और अगर वीडियो ये आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो इससे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी हैं जो यहाँ पर मॉक टेस्ट की है जो प्रैक्टिस कर सकें। और इस चैनल को ऐसी ही और MCQ वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो अप्रोच है दैट क्या है कि जज मेक लॉ इज़ नॉट एप्रिसिएटेड बाय। जज मेक लॉ की जो अप्रोच है वो किसके द्वारा एप्रिसिएटेड नहीं की गई है, बैकॉन के द्वारा, प्रोफेसर हामद के द्वारा, हैमूद के द्वारा, सैलमन के द्वारा, या डाइसी के द्वारा। कौन से जूरिस्ट है जिन्होंने ये अप्रोच है वो एप्रिसिएट नहीं की है, वो है प्रोफेसर हैमूद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, बट ये इस सीरीज़ का नहीं, इस वीडियो का लास्ट है। इसके बाद में आगे भी और बहुत सारी वीडियोस हैं वो आने वाली हैं, तो आप इस चैनल पे कंटिन्यूस बने रहिए। सैलमन क्या है, फर्दर डिवाइड करता है मटेरियल सोर्स ऑफ लॉज को इनटू। सैलमन ने कौन कौन से मटेरियल सोर्स को यहाँ पर डिवाइड किया है, कौन कौन से हिस्सों में कैसे कैसे डिवाइड किया है, वो है लीगल एंड हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल, जनरल एंड पार्टिकुलर, सोशल एंड इंडिविजुअल। कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट है, जल्दी सी आंसर इसका गैस करें। वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि लीगल और हिस्टोरिकल जो पार्ट में है, जो मटेरियल सोर्स को यहाँ पर सैलमन ने डिवाइड किया है। आई होप कि यू एंजॉय दिस वीडियो वेरी वेल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप अगर ऐसी ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।